मास्टर जी जोहार। हाँ जोहार जोहार पर्वतिया जी। हाँ। और सब का हाल चाल है? एकदम बढ़िया है मास्टर सब जी। ठीक हालांकि है? देखियो मौसम तो कितना गर्म करे लाइए हाँ। और खेती बाड़ी पशुधन सबके तनी तनी परेशानी तो हुए लाइए, लेकिन फिर भी सब ठीके ठाक है। और भाई देखो हमरे मन दर्शक मन भी आए रहे हैं नहीं। हाँ तो हाँ। चलिए पहले इन लोगों का हम लोग स्वागत कर लेते हैं। दर्शकों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे पर्वतिया जी किस विषय पे? हमके तो बुझाला कि मौसम के हिसाब से देखल जाए मास्टर जी, तो जितना फसल हमारे के खेत में लागल है सबे के बेसी देखभाल के जरूरत है। चाहे अगर बात करो पशुधन का तो हमके बुझाला कि अगर रौरे तनी सुन बता देती, लेकिन मास्टर जी पहले हमरे समाचार देख लो। हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो किसान भाइयों, पर्वतिया जी ने बिल्कुल सही कहा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक कृषि प्राधिकार करा रहा है जैविक विधियों द्वारा मसाला फसलों की खेती। कृषि फार्म द्वारा किसान ले रहे हैं नई कृषि पद्धतियों की जानकारी। छोटे भूभागों में जुताई कार्य को आसानी से करता है मिनी पावर वीडर। जैविक कृषि के लाभों को देखते हुए राज्य में जैविक कृषि प्राधिकार की ओर से जैविक मसाला मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत जैविक विधियों द्वारा विभिन्न मसाला फसलों की खेती की जा रही है। राज्य के कृषकों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में जैविक कृषि प्राधिकार झारखंड की ओर से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक कार्यक्रम है जैविक मसाला मिशन। इस मिशन के तहत लगभग 7,000 हेक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रकार के मसालों जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन इत्यादि की खेती जैविक विधि से की जानी है। राज्य में कृषि विकास के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र और संस्था आत्मा संयुक्त रूप से मिलकर कृषि फार्म की स्थापना की है, जिसमें अनेक प्रकार के फल, सब्जी एवं अनाजों के फसल प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। एक आकलन के अनुसार आज कृषि क्षेत्र में जितनी भी तकनीकें विकसित की गई हैं, उनमें से 70% तकनीकें किसानों द्वारा नहीं अपनाया जा सका है। संस्था आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर इन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, जिनमें से एक है कृषि फार्म की स्थापना। इस फार्म में बहुत सारे फसलों को नई वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया है और किसानों को यहाँ लाकर उन नई तकनीकों की प्रत्यक्ष जानकारी दी जा रही है। राज्य के किसान आने वाले खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए होंगे। जो किसान इस खरीफ में अरहर की फसल लगाना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि वे विकास 120 या बिरसा अरहर नामक किस्मों की बुआई करें तो वे लाभप्रद होगी। अरहर हमारे राज्य में खरीफ में प्रमुखता से उपजाई जाती है। अरहर की अच्छी उपज पाने के लिए किसान विकास 120 या बिरसा अरहर किस्मों की बुआई कर सकते हैं। विकास 120 लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाता है, जबकि बिरसा अरहर की 190 दिनों में कटनी की जा सकती है। इन प्रभेदों की बुआई और उचित कृषि कार्यों को करके अरहर की अच्छी उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, खरीफ दलहनी फसल में अरहर बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और अरहर की जो किस्में हमारे प्रदेश में लगाई जानी चाहिए वो उपास 120 है, जो करीब 130 दिन में तैयार होती हैं। बिरसा अरहर 1 है, जो करीब 190 दिन में कटकर तैयार होती हैं। बहार, NDA 1 और मालवीय अरहर 13 ये करीब 230 से 240 दिन में तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, इन्हीं किस्मों का चुनाव आप करें आने वाले खरीफ दलहनी की खेती के लिए। किसान भाई, गेहूं की कटनी भी हो गई और दौनी भी। अब बारी है गेहूं के सुरक्षित भंडारण की। गेहूं का भंडारण हम कैसे करें कि वो सुरक्षित रहे, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। जिस जगह में आप भंडारण करने जा रहे हैं उस जगह को अच्छे ढंग से आप साफ कर लें। गेहूं के दानों को 3 से 4 दिनों तक अच्छी धूप में अच्छे ढंग से सुखा लें ताकि उसमें नमी की मात्रा कम से कम बचे। और जब भंडारण करने जाएं तो अगर आपके पास
नीम के पत्ती या करंज के पत्ते अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो इसको भी आप सुखा लें, पत्तियों को, और सुखा करके गेहूं के दानों के साथ मिला करके कोठी में आप इसको डालें। और अगर किन्हीं के पास किसान भाई अगर कहते हैं कि नहीं हमारे पास नीम या करंज के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, तो एक दवा मैं बताना चाहूँगा, इसका नाम है EBD। EBD एक एम्पल दवा होती है जिसको कि दानों के कोठरी में जब आप दाने भरेंगे गेहूं के, तो बीच में ठीक बीच में उसको एक एम्पल को डाल करके उसके मुंह को तोड़ देना है और उसके ऊपर फिर से गेहूं को पूरा भर देना है। छोटे खेत या बागीचों की जुताई करनी हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है मिनी पावर वीडर। ये उपकरण छोटे भूभागों की जुताई कार्य को बहुत आसानी से करता है और इसे चलाना भी बहुत आसान है। ये ट्रॉली नुमा दिखने वाला उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम में आता है। इसका नाम है मिनी पावर वीडर। स्थानीय लोग इसे मिनी ट्रैक्टर भी कहते हैं। कृषक इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को कम समय में आसानी से निपटा सकते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज जहां खाद्यान्नों के मामले में राज्य की मंडियां पिछले कुछ सप्ताहों के मूल्यों पर स्थिर रही, वहीं हरी सब्जियों के दामों में नरमी का रुख रहा। मौसम की स्थिति को देखते हुए सब्जी उत्पादकों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के भाव बढ़ेंगे। आज भी के कुछ खास अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7050 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए। चना न्यूनतम 5000 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए तथा आलू के मूल्य न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद सब देखवैया मनक एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी, हमने बात करे लग रही कि का आज बताल जाए हमने का जितना देखवैया किसान भाई बहन आप कह रहे थे कि बहुत सारी फसलें हैं, गर्मी है, परेशानी है, तो ऐसा करल जाए कि सबकर से पहले हमरे बात कर लो कि उजे हमरे करे तो मीठा मीठा फसल लागल रहेला नहीं खेत में। अच्छा, मीठा फसल यानी गन्ना फसल का, तो उके अगर हमरे एखन कैसन देखभाल देवे के चाहिए, सेकर बारे में अगर जानकारी हमको ये तो बहुत सही है, बहुत सही है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप पर्वतीय जी ने बताया, और आप भी अगर गन्ने की फसल लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि ठीक बरसात के बाद गन्ने की फसल तैयार होती है, और इसलिए आपको इस समय गन्ने की फसल जो खेत में लहरा रही है उसके लिए आपको बहुत सामयिक देखभाल की ज़रूरत है। क्या क्या करना चाहिए,
किन बातों का खास ख्याल रखेंगे, खास करके इस गर्मी के मौसम में पानी की कितनी मात्रा दी जाए, कब कब दी जाए, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाए, चलिए इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करवाते हैं आपको। और पर्वतिया जी, इसके लिए हम चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार के पास। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे गन्ना फसल में होने वाले सामूहिक कृषि कार्य के बारे में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में नमस्कार जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम सभी किसान भाई आपसे ये जानना चाहते हैं कि गन्ने के फसल की अभी क्या स्थिति होगी। किसान भाइयों, अगर आपने फरवरी महीने में गन्ना लगाया है तो वो करीब 2 महीने का हो चुका होगा, और अगर आपने अक्टूबर महीने में अगर गन्ना लगाया है तो करीब वो 6 महीने का हो गया होगा। इस समय हम 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान देते हैं। एक तो निकाई गुड़ाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरा हो और वहाँ जो पौधे की बढ़वार हो वो अच्छी हो। खास हम ये भी ध्यान दें कि जल प्रबंधन ये बड़ा आवश्यक है। आपको थोड़ा सा मिट्टी भी चढ़ाना होता है जड़ के आसपास में ताकि उसकी बढ़वार अच्छी हो, मिट्टी हल्की हो जाए। और जल प्रबंधन, क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है और बरसात गिरने में अभी महीना भर दूर है, कम से कम महीना 1.5 महीना दूर है। तो ऐसे में अभी जो पानी का प्रबंधन है वो बड़ा आवश्यक है। और पानी क्यों आवश्यक है ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो फरवरी महीने की जो फसल है गन्ने की फसल, उसमें कल्ले निकल रहे हैं। कल्ले निकलने शुरू होते हैं 60 दिन से 130 दिन के बीच में। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल पीरियड होता है, बड़ा ही ज़रूरी होता है जब हम नमी रखें, क्योंकि कल्ले सही नहीं निकलेंगे तो उपज अच्छी नहीं मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो जड़ें हैं वो नीचे तक नहीं जाती हैं और कल्ले जो हैं वो बराबर नहीं निकल पाते हैं। तो जब आप काटने जाएंगे तो कुछ कल्ले तैयार मिलेंगे, कुछ गन्ना आपको तैयार मिलेगा, कुछ गन्ना तैयार नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको उपज अच्छी नहीं मिलती है, कुछ में रस ज़्यादा हो जाता है, कुछ में एकदम अभी वो रस आना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप कम से कम निकाई गुड़ाई समय पे कर दें और मिट्टी चढ़ा दें, खरपतवार को निकाल दें। और जब ज़रूरत हो हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे इस समय आप सिंचाई अवश्य करें, ताकि ये फिर बाद में जून महीने के बाद से गन्ने में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो सिंचाई की आवश्यकता होती है 180 दिन के बाद या 160 दिन के बाद, वो वर्षा के पानी से पूरी हो जाती है। तो इस समय बड़ा आवश्यक है जल प्रबंधन। जी डॉक्टर साहब, खरपतवार प्रबंधन क्यों आवश्यक है? खरपतवार किसान भाइयों इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो पौधे की जो बढ़वार है उसको रोकती है। वो खरपतवार जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस पर आ जाते हैं और छुपे रहते हैं, और जब आपका पौधा उसके उस लायक होता है जब वो प्रभावित कर सकें तो उस पर आक्रमण करते हैं और उसमें बीमारी या कीड़े मकोड़े हमारे फसल में आ जाते हैं। तो खरपतवार को निकालना बड़ा ही आवश्यक है। उसके लिए हम निकाई गुड़ाई करते हैं, जो इन दिनों काफ़ी महंगा होता जा रहा है। इन दिनों कई सारी मशीनें आ गई हैं जिससे कि हम बड़े आसानी से यांत्रिक तरीके से हम निकाई गुड़ाई कर पाते हैं। उसमें आदमी की आवश्यकता कम होती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो रसायन हैं, दवाएं हैं, वो इन दिनों आ गई हैं। आपको मैं बताऊं, मल्चिंग एक शब्द है, आप जानते भी होंगे। 2 कतार के बीच में काफ़ी जगह होता है गन्ने की फसल में, उसमें हम गन्ने का सूखा हुआ पत्ता या पुआल वो हम बीच में पूरे जो दोनों जो लाइन है फसल की, उसके बीच में जो खाली जगह होता है उसमें हम बिछा देते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो नमी है वो लंबे समय तक बरकरार रहती है, और जो खरपतवार है या जो घास फूस है उसका आना भी निकलना भी कम हो जाता है। तो 2 फ़ायदे हैं। और इन दिनों बहुत बढ़िया जो खरपतवार मारने की दवा आ गई है, जो गन्ना में एट्राजिन एक दवा है जिसका 3 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 किलो दवा प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में करीब 600 से 700 लीटर पानी लगता है। तो उसमें 600 से 700 लीटर पानी में ये 3 किलो दवा मिला करके आपको स्प्रे करना है। और जो स्प्रे करना है वो दूसरे तीसरे दिन करना है बुआई के। आप इसमें देर नहीं करें, क्योंकि ये जो जर्मिनेशन है, जो अंकुरन है, उससे पहले ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 25-30 दिनों बाद
या महीने भर बाद 2 महीने बाद अगर आप दवा डालना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग दवा है 2,4-D, जो करीब 1.25 लीटर ये दवा लगता है 1 हेक्टेयर में, यानी कि 600 से 700 लीटर पानी में। उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार है वो आप बाद में मार सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा ताकि वो खरपतवार हमारे फसल को प्रभावित नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बीच बीच में गन्ने की उपज कम होती है, इसका क्या कारण है? गन्ने की उपज कम होने के कई सारे कारण हैं हमारे प्रदेश में। एक तो जल की कमी है, हम सिंचाई समय पर नहीं कर पाते हैं, किस्मों का सही चुनाव नहीं कर पाते, वही पुरानी जो किस्में हैं वही हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको खेत में बीज दर सही चाहिए होता है, जो आप बीज ले रहे हैं उसकी आयु सही होनी चाहिए। अमूमन 10 महीने की फसल हम लेते हैं बीज के लिए अगर लेना होता है तो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, खूंटी फसल का हम अच्छा रखरखाव नहीं करते हैं, पौधे की सही संख्या हमारे खेत में नहीं रह पाती है, जो झुंड हैं वो कम हो जाते हैं, इस वजह से भी हमारी उपज कम हो जाती है। कहीं सूखा हो जाता है और कल्ले की सही संख्या नहीं होती है, जो पौधे की संख्या होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। बीमारी, कीड़े मकोड़े भी प्रभावित करते हैं। तो बीज जो अनुशंसित है, जो किस्में अनुशंसित है, जैसे हम लोगों ने अपने प्रदेश के लिए BA 147 किस्म अनुशंसित की हुई है, तो किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि वो किस्म लगाएं जिसमें ये बीमारी, कीड़े मकोड़े ना आएँ और उपज अच्छी मिले। कम पानी वाली जो किस्में हैं उसमें भी वो उनकी फसल लहलहाती रहे। तो ये सारा ध्यान हमें देना है ताकि उपज प्रभावित ना हो। डॉक्टर साहब, हम सभी किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि रासायनिक उर्वरक क्या है? रासायनिक उर्वरक जो एक तो हम खेत में गोबर की खाद वगैरह डालते हैं तो वो रासायनिक खाद नहीं होता है। हम जैसे यूरिया, नित्रजन, फास्फोरस, पोटास, MOP, DAP ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं और डालते हैं। तो ये कहना ये है मेरा कि ये रासायनिक खाद लंबी अवधि की किस्म है, इसमें आपको सही मात्रा में देना आवश्यक है ताकि जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। पौधे को जो ताकत चाहिए, वो पौधे में हरापन आना या पौधे की अच्छी बढ़वार होना, ये इन्हीं रासायनिक खाद पे निर्भर करता है। आप वो भी डालें, गोबर की खाद भी डालें, प्रति हेक्टेयर 5 टन गोबर की खाद भी आवश्यक है। उसके अलावे करीब 170 किलो नेत्रजन हम इसमें डालते हैं और कोशिश करते हैं 170 ना भी हो तो कम से कम 150 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर ज़रूर डालें। करीब 70 से 75 किलो फास्फोरस डालें प्रति हेक्टेयर और 60 किलो पोटास डालें। तो ये समय जो अभी मैं बता रहा हूँ, निकाई गुड़ाई करें। अगर पानी की सिंचाई की सुविधा अगर आपके पास है तो सिंचाई करें और यूरिया का भुरकाव करें। बार बार जो नेत्रजन है वो यूरिया के माध्यम से देना चाहिए और बार बार देना चाहिए ताकि पौधे में हरापन हो। हरापन जब पौधा में रहेगा, पत्तियों में हरापन रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। जो सूर्य से जो रोशनी आती है वो हमारे पौधे, उसका फोटोसिंथेसिस होगा और उससे फिर खाद्य पदार्थ खाने में उसको पौधे को ज़्यादा ज़मीन से वो ले पाएंगे और उससे उनका बढ़वार अच्छा होगा और उसमें फिर गन्ने मोटे होंगे, लंबे होंगे और अल्टीमेटली उसमें उपज ज़्यादा आएगी। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जी, खूंटी फसल की रख रखाव पर जी विशेष रूप से क्या ध्यान रखनी चाहिए हम किसान भाइयों को? खूंटी फसल में कई बार ऐसा होता है कि समय पे खूंटी फसल की छटाई नहीं करते हैं, कटाई नहीं करते हैं, या फिर उसमें ये समझते हैं कि उसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, खूंटी फसल में उर्वरक की कम आवश्यकता होती है, लेकिन हमें खूंटी फसल में उर्वरक डालना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि खूंटी फसल समय पे काटें, बहुत जाड़े में खूंटी फसल नहीं काटें। उसमें भी जो दो खूंटी फसल के बीच में जो जगह होता है उसको भी कुड़ाई करते हैं, उसको भी मिट्टी भुरभुरा करते हैं ताकि जो उसके जो झुंड हैं, झुंड की संख्या भी देखते हैं। जैसे कि अगर खाली स्थान बचा हुआ है खूंटी फसल में तो झुंड की संख्या भी हमको ला करके उसमें जो गन्ना है वो डालना पड़ता है, खाली स्थान को भरना पड़ता है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो खूंटी फसल से भी आप अच्छी उपज ले पाते हैं, क्योंकि दूसरी और तीसरी खूंटी फसल में उपज कम हो जाती है जो आप अच्छे प्रबंधन से उसको रोक सकते हैं। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि गन्ने के फसल के बारे में जो आज आपको जानकारी दी गई उससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सभी किसान भाई आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी?
अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो पर्वतिया जी कैसी थी जानकारी? बहुत बढ़िया बता रहे हैं डॉक्टर धीरज कुमार, तो इतना बढ़िया से बता दिले कि हमके बुझाला कि अब जितना भी किसान भाई मन खेत में गन्ना का फसल है से एकदम बढ़िया मीठा मीठा फसल देवी है। भाई देखिए, हम तो जानकारियाँ इसीलिए देते ही हैं। हाँ। तो आज और किस विषय पर बातचीत की हमके बुझाला कि अगर धान कर खेत कर बारे में भी तनी सुन बात कर लेवल जाए तो कैसन रही? कैसे ओकर खाद पानी ओकर जैविक ईंधन जे हो इसी कर बारे में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि धान हमारी मुख्य फसल है। हमारे कई किसान भाई इस समय गर्मा धान की खेती कर रहे हैं और अब खरीफ का मौसम भी नज़दीक आने ही वाला है। तो आप धान की खेती में, जैसा कि पर्वतिया जी चाह रही थी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जैविक खाद है, अगर आप इनका प्रबंधन सही ढंग से करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इससे लाभ मिलता है और धान की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आपकी मिट्टी भी जो है वो नष्ट होने से बच जाती है। तो चलिए, धान की फसल के लिए जैविक खाद का प्रबंधन आपको कैसे करना है, कैसे उपाय करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं, तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर DK साही से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में है और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं यहीं के मृदा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर DK साही। ये हमें जानकारी देंगे कि धान के फसल में जैविक और जीवाणु खाद का प्रयोग कैसे करें और अधिक से अधिक कैसे लाभ लें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ दो बातें आ गई, एक जैविक खाद और जीवाणु खाद। ये जैविक और जीवाणु खाद में क्या मतलब अंतर है, इसके बारे में बताएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैविक खाद और जीवाणु खाद दोनों बहुत क्लियर है। जीवाणु खाद मतलब एक ऐसा खाद जिसमें जीवाणु जीवित अवस्था में रहते हैं और जीवाणु इस प्रकार के होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी में अघुलनशील फास्फोरस है, पोटास है, उसको घुलनशील बनाते हैं और पौधों को पहुंचाने में मदद करते हैं। इसको आप जीवाणु खाद कह सकते हैं। इसके अलावा जैविक खाद, जो भी हमारे किसान भाई कंपोस्ट बनाते हैं, जो भी अपने घर के आसपास घर का जो कचरा निकलता है, जो फार्म का खेत का जो कचरा निकलता है, फसलों के जो अवशेष बनते हैं, उसको सड़ा करके जो खाद बनाई जाती है उसे आप जैविक खाद कह सकते हैं। ये तो दोनों में आपने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट अंतर बता दिया। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि धान के फसल में इसका प्रयोग कैसे करें। धान के खेत में जो हम जिस जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरी शैवाल। हमारे किसान समझ सकते हैं कि शैवाल हम किसको कह रहे हैं। जो आप अपने घर के आसपास जहाँ जल जमाव होता है, जहाँ कुआं रहता है, वहाँ जो हरे रंग की आप काई देखते हैं, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि जो काई आप अपने घर के आसपास देख रहे हैं, जो हरे रंग का चादर बना हुआ है, जहाँ भी जल जमाव रहता है, हम उस प्रजाति की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रजाति की बात कर रहे हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खेत में डालता है। आपके आसपास जो नील हरी शैवाल देख रहे हैं आप, उसकी जो क्षमता है वो 2 से 4 किलो है केवल। तो इस नील हरी शैवाल की जो प्रजातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से एनाबिना है, नॉस्टक है, टोलिपोथ्रिक्स है, ओलोसिरा है, ये 4 प्रजातियां जो हैं भारतवर्ष के सारे पूरे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को कवर करती हैं। और इसका प्रयोग आप धान के खेत में रोपाई के 1 सप्ताह के बाद 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में छिड़काव कर दें। और आप देखेंगे कि इस गर्मी में जब भी टेम्परेचर बढ़ता है ज़्यादा, ये एक हरे रंग का चादर बना करके और जल के ऊपर पूरा फैल जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 79% नाइट्रोजन गैस इस वायुमंडल में भरा हुआ है, जिसका कि उपयोग पौधे सीधे रूप में नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कल्चर का प्रयोग करते हैं तो इस गैस का, जिसका प्रयोग पौधे सीधे रूप में नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर हम खेत में डाल सकते हैं और पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं।
ये जो है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना है और इसकी जो मात्रा है वो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है तो आप इसमें राख मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं या जैविक खाद मिला सकते हैं। अच्छा। ताकि पूरे खेत में बराबर रूप से हम लोग इसमें छिड़काव इसका कर दें, बिखेर दें, इसको फैला दें। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी आपको 1 किलोग्राम 20 रुपया केजी किलो के दर से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में उपलब्ध है, जहां से हमारे किसान इसको ले सकते हैं। दूसरी चर्चा हम लोग कर रहे हैं जैविक खाद की भी, तो हम चाहेंगे कि जो ऊपरी भूमि है जिसको टाँड़ हमारे किसान बोलते हैं, तो टाँड़ के खेत में जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें। दोन के खेत में जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोन की जो हमारी मिट्टी है, जो खेत है, वैसे ही बहुत उपजाऊ होता है। सारे ऊपर के जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो बह करके नीचे जाते हैं, इसलिए उस मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो भी उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है और पोषक तत्व ऊपरी भूमि के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो ऊपरी जो आप धान लगा रहे हैं उसमें आप जीवाणु खाद में आप एस्टोबैक्टर या एजोस्पिरलम दोनों में से जो उपलब्ध है, दोनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। उस दोनों को बीज को उपचारित करके खेत में उसकी बुआई हम करेंगे। अच्छा। और अगर दोनों में आप धान लगाते हैं तो वहाँ आपको नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करना है। एजोस्पिरलम या एस्टोबैक्टर ये आप 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको व्यवहार करना है। और जब आप बिचड़ा डालते हैं, नर्सरी बनाते हैं, उस समय इसका प्रयोग कर लें। अच्छा होगा कि जब आप बिचड़ा का जब रोपाई करते हैं तो इसका इस जीवाणु खाद का घोल बना लें और घोल बना करके उस बिचड़े के जड़ को उसमें 15 से 20 मिनट तक डुबा दें और डुबाने के बाद इसकी रोपाई खेत में कर दें। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, जो कि वायुमंडल से नत्रजन लेता है लगभग 30 से 40 किलोग्राम, एस्टोबैक्टर और एजोस्पिरलम, वो आपके धान के जड़ के साथ खेत में पहुंच जाते हैं और वायुमंडल से नत्रजन को लेकर के खेत में डालते हैं। इससे आपके रासायनिक उर्वरक का बचत होता है। जितना भी आपको धान के खेत में रासायनिक उर्वरक डालना है उसमें से लगभग आप 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप कम कर दें। बाकी जो है आप रासायनिक खाद के माध्यम से दे सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है कि जब आप रासायनिक खाद को कम डालेंगे तो आपकी मिट्टी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सारे वैज्ञानिक की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जैसे हमारे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब होता है। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, वो घट जाती है। आप कितना हो खाद डालिएगा, उपज नहीं होगा, तो ये उससे बना रहता है। और रासायनिक खाद का एक तो आपने बचत किया, बाज़ार में जो आप 10 रुपया किलो, 8 रुपया किलो आप यूरिया खरीद रहे हैं, वो आपको सिर्फ 75 रुपया खर्च करके लगभग 30 से 40 किलोग्राम नत्रजन आप बचा सकते हैं। अच्छा। तो ये दूसरा फ़ायदा हुआ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा यूरिया डाल दिए तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। अगर जैविक खाद ज़्यादा पड़ गया, जीवाणु खाद ज़्यादा पड़ गया, तो इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट प्लांट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, सॉइल हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, देखा आपने कि जीवाणु खाद और जैविक खाद के प्रयोग से धान की गुणवत्ता को हम बढ़ाकर आगे ले जा सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। तो हमके बुझाला कि आप तो हमारे आज कर प्रोग्राम के ये खत्म करम कि का करम? नहीं, हम कार्यक्रम का समय तो बिल्कुल समाप्त हो ही चला है, लेकिन उसके पहले कि हम आपसे विदा लें किसान भाइयों, आपसे खास विनती जरूर करेंगे कि आप हमें ख़त लिखिए, क्योंकि आप जब ख़त लिखेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो हम तक पहुंचेंगे तो हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बना पाएंगे, है ना पर्वती? एकदम सही कहा थे मास्टर जी। और अगर आप मन अपन खत लिखे खोजब और कर ले हमरे कर पता जाने खोजब तो पता नोट कर लो। हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आप बने रहिएगा अगले अंक में हमारे कृषि दर्शन के नए अंक, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें और पर्वतिया जी को दीजिए अनुमति। जोहार।